इतनी घृणा आदिवासी दलितों के प्रति। ये कहते शर्माते नहीं कि ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगते। आज 14 से 20 करोड़ आदिवासी समाज ने एक झटके में बीजेपी, नरेंद्र मोदी और इस देश की मनुवादी मीडिया को खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन का जो ये भाषण सुना आपने, उन्होंने कहा कि हम जंगल में थे और फिर आपके बीच आ गए और आपके बगल में बैठ गए तो आपको लगा कि आपका कपड़ा खराब हो गया। सोचिए किस तरह से इस देश की मनुवादी मीडिया इस देश के मूल निवासियों का अपमान करती है। और सुधीर चौधरी ने एक झटके में 20 करोड़ लोगों को अलग कर दिया। मैं चाहूं तो इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा भाषण की भी बात कर सकता हूं, लेकिन आज हेमंत सोरेन के भाषण के आगे नरेंद्र मोदी की लफ्फाजी कहीं नहीं टिकती है। तो नरेंद्र मोदी के भाषण का विश्लेषण मैं एक अलग से करूंगा, लेकिन आज का पूरा ये वीडियो हेमंत सोरेन के नाम। शुक्रिया, जोहार। मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जोहार इसलिए कि आज जो हेमंत सोरेन ने विधानसभा में भाषण दिया वो इस देश की सच्चाई है। आजादी के 75 साल बाद भी इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग हाशिए पर है। निशिकांत दुबे नाम का आदमी सरेआम पिछले कई सालों से बेइज्जत कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। सोचिए वही निशिकांत दुबे जिसका पिछड़े समाज का एक युवक पैर धो के पी रहा था। तो जातिवाद कुव्यवस्था, मनुवाद कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था को लेकर ये लोग अभी भी चाहते हैं कि बना रहे। सवाल है कि इस देश में 60-75 साल की आजादी के बाद कांग्रेस की जब सरकार थी तो सिर्फ जाति देखकर कार्रवाई होती थी। आज भले राहुल गांधी हेमंत सोरेन के साथ हैं, आज भले गठबंधन की सरकार है, लेकिन बात मैं 75 साल से शुरू करूंगा। और सोचिए किस तरह से अब तक जाति देखकर कार्रवाई होती थी। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को कांग्रेस की सरकार में जेल में डाला गया। आज बीजेपी ने हेमंत सोरेन को जेल में डाला है। सवाल है कि इस देश में इस देश की मीडिया की हैसियत नहीं है कि वो बताए। और आप लोग बताइए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस देश में शहरों पर कब्जा किसका है? इस देश में शहरों की सारी जमीनें किसकी है? गांव की सारी जमीनें किसकी है? इस देश में ऊंची ऊंची इमारतें किसकी है? इस देश में सारे बिजनेस के ट्रेड सेंटर किसके हैं? इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कौन कब्जा किए हुए है? इस देश में सारे खनिज संपदा का मालिक कौन है? इस देश में जितने जो वो तमाम पावर सेंटर्स, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, वहां किसका कब्जा है? सिर्फ 15% लोगों का। भारत की जाति जनगणना 1932 में हुई थी। उसके बाद जो बिहार में जाति जनगणना हुई है, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे जब आरजेडी के साथ, और वो जो जाति जनगणना हुई थी उसके जनगणना के हिसाब से इस देश की जमीनें जनरल कैटेगरी के लोगों के पास है। इस देश का पैसा जनरल कैटेगरी के लोगों के पास है। इस देश का चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कंट्रोल जनरल कैटेगरी के लोगों के पास है। और सोचिए जयपाल मुंडा संसद में थे, बाबा साहब अंबेडकर संसद में थे, और भी कई सारे लोग थे। और एक संवैधानिक प्रावधान हुआ, SC ST के लोग संसद और विधानसभा में चुनकर आने लगे। लेकिन तब तक जब तक कांग्रेस 60 साल तक राज कर रही थी, दलित, पिछड़े, आदिवासी का कोई नाम लेवा नहीं था, गिनती चुनती के होते थे। लेकिन आज सोचिए किस तरह से बीजेपी के राज में जाति भी देखी जा रही है और पार्टी भी देखी जा रही है। और हेमंत सोरेन पर कार्रवाई बीजेपी को रसातल में ले जाएगा, ये लिख लीजिए। दरअसल बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को जेल में डाला हुआ है, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला हुआ है, संजय सिंह को जेल में डाला हुआ है। ये सब जनरल कैटेगरी से आते हैं और इनका जो समाज है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। लेकिन हेमंत सोरेन को जेल में डालकर बीजेपी ने अपने गले में एक घंटी बांध ली है। एक ऐसी घंटी जिससे 20 करोड़ से लेकर 16 से 20 करोड़ जो आदिवासी वोटर हैं वो इसकी आवाज सुन रही है और वो अब बीजेपी को वोट तो नहीं देगा। सुधीर चौधरी ने वो डैमेज कर दिया है बीजेपी को जिसकी भरपाई करना कम से कम बीजेपी के बूते की बात तो नहीं है। सोचिए
पहले बार दलित कार्ड खेलकर राष्ट्रपति बनाया गया था रामनाथ कोविंद को। सबको पता है कि किस तरह की सिंबॉलिक राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन समाज का अधिकार खाती है। सोचिए, जो बीजेपी दलित समाज के राष्ट्रपति बना सकता है वो 6800 सीटों की बहाली नहीं कर सकता है यूपी में SC ST OBC का। जो बीजेपी आदिवासी राष्ट्रपति बना सकता है सिंबॉलिक, वो बीजेपी आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो बीजेपी SC ST OBC का रिजर्वेशन बर्दाश्त नहीं करता है, बैकलॉग नहीं भरता है। और अभी आपने देखा होगा किस तरह से UGC में रिजर्वेशन को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी हुई थी। लेकिन हेमंत सोरेन पर कार्रवाई करने की वजह से सिंबॉलिक रूप से बीजेपी इतना पीछे चली गई है कि अब तक जो वो सिंबॉलिज्म की राजनीति कर रही थी वो उस पर बैकफुट पर है। लोगों ने कांग्रेस को इस देश में इसलिए नकारा था क्योंकि वो जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद का गढ़ था। उसकी सरकारों में सवर्ण समाज ने जमकर इस देश को लूटा। जो सवर्ण समाज के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमकर इस देश को लूटा। इस देश में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों ने लोन लिए और बीजेपी के राज में तो वो लोग भाग गए। ये सब सवर्ण समाज से आते हैं। लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बचा। किस तरह से उसको जलील किया गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। सोचिए, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। किस तरह से चंडीगढ़ में एक बीजेपी का कार्यकर्ता प्रेजाइडिंग अफसर बनकर सरेआम 8-7 वोट रद्द कर देता है। इस देश में आदिवासियों को करप्ट, दलित पिछड़े आदिवासियों को भ्रष्ट कहा जाता है। मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, इन लोगों को क्या नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्ण कुव्यवस्था थी, मनुवादी कुव्यवस्था थी, उसमें ये सूट नहीं कर रहे थे। लेकिन इस देश में सवर्ण समाज से निकले किसी भी करप्ट शख्स को कभी भी सामाजिक तौर से बायकॉट नहीं किया गया। क्या इस देश ने मेहुल चौकसी का बायकॉट किया, संदेशरा का बायकॉट किया, विजय माल्या का बायकॉट किया? क्या इस देश ने तमाम, सोचिए कैसे कैसे शेयर मार्केट में घोटाला हुआ, उसका बायकॉट किया? लेकिन इस देश में आज भी दलित पिछड़े आदिवासी खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद है और हीरा चोरी के लोग मजे ले रहे हैं। ठीक ही कहा है हेमंत सोरेन ने कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। आपकी नजरों में आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। आपको लगता है कि हम जंगल में बैठे थे, जंगल से निकलकर संविधान की वजह से आपके सामने आ गए, तो आपको लगता है कि आपके शर्ट गंदे हो गए। सोचिए, आज हेमंत सोरेन ने कहा है इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी एकजुट हों, अल्पसंख्यक एकजुट हों और बीजेपी को हराएं। ऐतिहासिक भाषण है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, इसलिए नेशनल दस्तक पर इस भाषण को जाके सुनिए और देखिए। सोचिए, आज भी आजादी के 75 साल बाद सरकारें भले बदल गई, कांग्रेस से बीजेपी हो गई, लेकिन जातिवाद नहीं खत्म हुआ, मनुवाद नहीं खत्म हुआ, ब्राह्मणवाद नहीं खत्म हुआ और सवर्ण वर्चस्व खत्म नहीं हुआ। सोचिए, इस देश में SC ST के नाम पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे। आज भी इस देश की लगभग 25 से 30% आबादी SC और OBC की है, जो रिजर्व सीट से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि 15% वाला सवर्ण समाज कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है? सारे अनरिजर्व सीट उसके हिस्से में आते हैं। अब जाकर धीरे धीरे किसान समाज के लोग, OBC समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप कभी भी सम्मान आपको नहीं दिया जाएगा। आप सोचिए, लालू यादव के साथ क्या कहा जाता है, अखिलेश यादव के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ, मायावती जी के साथ, मान्यवर साहब के साथ, सोनीलाल पटेल के साथ, रामस्वरूप वर्मा, जगदीश बाबू को तो सड़कों पर जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई। और आज भी तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, इन तमाम लोगों को किस तरह से हिकारत की नजरों से देखा जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश की मनुवादी, जातिवादी मीडिया और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है वो सिर्फ सवर्ण वर्चस्ववाद को स्वीकारता है, बाकी उसकी नजरों में विलेन है, भ्रष्ट है। ये आपसे जीत नहीं सकते हैं तो आपको भ्रष्टाचार के आरोप में आपका कैरेक्टर असिस्टेशन करेंगे, तमाम तरह की चीजों के। सोचिए, जगजीवन राम जीवन भर कांग्रेस के नेता रहे, जब उनके प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो उनके बेटा का अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी गई। इस देश में ऐसा लगता है जैसे बाकी समाज के लोगों ने मनरेगा, सवर्ण समाज के लोगों ने मनरेगा में मजदूरी करके संपत्ति खड़ी की है और इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक ही भ्रष्टाचारी है। जबकि बिहार के जाति जनगणना को रोड मैप माने तो 95% संसाधनों पर इस देश के 15% लोगों का कब्जा है, जो ज्यादातर सवर्ण समाज के हैं। और इस देश में 5% संसाधनों पर लगभग 85% लोग जीवन गुजार रहे हैं। तो सोचिए, आपकी संपत्ति, आपका सारा धन संपत्ति मनरेगा से मजदूरी करके है
और कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी अगर आप कर्मचारी बन जाए तो भी आप जांच के दायरे में हैं, अधिकारी बन जाए तो भी जांच के दायरे में हैं, आप सीएम बन जाए तो भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लालू यादव से लेकर हेमंत सोरेन तक, शिबू सोरेन तक, तो तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को मजबूर किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस देश का बहुजन समाज जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुलकर नहीं बोलता है। जिस दिन इस देश के 85-90% लोग संवैधानिक तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलने लगेंगे, उसी दिन इस देश में खेल पलट जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आज का जो भाषण है हेमंत सोरेन का वो ऐतिहासिक है। जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातीय श्रेष्ठता के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट हों, नहीं तो आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे। सोचिए, इस देश में मीडिया से लेकर जुडिशरी, मीडिया हो या जुडिशरी, इस देश में जुडिशरी में तो फिर भी भागीदारी है, फिर भी थोड़ी बहुत ईमानदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन इस देश की मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया, जहां 99.99% सवर्ण समाज के पत्रकार हैं, उनसे आप नैतिकता की उम्मीद न करें। लेकिन आखिरकार हेमंत सोरेन ने धीरे धीरे ही सही, कांग्रेस के 60 साल में तो नहीं, लेकिन बीजेपी ने 10 साल में, आरएसएस ने 10 साल में ही इस देश के बहुजनों को तो एकजुट कर दिया है। जोहार हेमंत सोरेन इस ऐतिहासिक भाषण के लिए, और चंपई सोरेन को बधाई, वो झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुमत साबित कर दिया है। और फिर 2024 में सुधीर चौधरी ने बीजेपी के लिए आदिवासी वोटों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। कम से कम झारखंड में तो बीजेपी के करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।